चाइना ने बीजिंग के अंदर एक मैसिव मिलिट्री परेड मुनक्किद करवाई है जिसमें बहुत से लीडरान ने शिरकत की है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस मिलिट्री परेड की झलकियां। चाइना ने इसमें क्या डिस्प्ले किया है, कौन कौन से वर्ल्ड लीडर्स इसमें मौजूद थे, वेस्टर्न पावर्स को क्या पैगाम दिया गया और किस तरह का मिलिट्री इक्विपमेंट दिखाया गया है जिससे वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक थिंकर्स के तोते उड़ गए हैं। बीबीसी और CNN के एनालिस्ट परेशान हैं कि जिस लेवल का मिलिट्री इक्विपमेंट डिस्प्ले किया चाइना ने। हम देखेंगे इस परेड की डिटेल्स, शी जिनपिंग ने क्या कहा है, किन ग्लोबल लीडर्स की यहां पर सिग्निफिकेंट प्रेजेंस मौजूद थी और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहां पर थे। आइए जानते हैं। चाइना ने इस ह्यूज मिलिट्री परेड का इनेकाद बीजिंग में किया, तियाननमेन स्क्वायर में, जो कि चाइना की एक हिस्टोरिकल प्लेस है और इस जगह से बड़ी बड़ी तहरीकों का आगाज हुआ है। चाइना ने यह परेड वर्ल्ड वॉर 2 के इख्तिताम की 80वीं सालगिरह पर मुनक्किद की है, जहां पर चाइना ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है जो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि इस परेड में शिरकत के लिए कौन कौन से ग्लोबल प्रोमिनेंट लीडर्स मौजूद थे, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी थे, जो कि एंट्रेंस के वक्त सफ़े अव्वल में मौजूद थे। इसमें 26 ममालिक के लीडरान मौजूद थे, जिसमें 2 यूरोपियन ममालिक भी शामिल थे, जिनमें सर्बिया और स्लोवाकिया शामिल हैं। और वेस्टर्न मीडिया ने जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है वो है पुतिन, शी जिनपिंग और नॉर्थ कोरिया के लीडर का इकट्ठा होना। पहली बार किसी पब्लिक गैदरिंग में इन तीनों लीडर्स को इकट्ठा देखा गया है। इससे पहले इन तीनों ने मीटिंग्स तो की होंगी लेकिन पब्लिकली सामने नहीं आए किसी बड़े इवेंट के मौके पर, और इसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है मगरबी मीडिया कि इन तीनों ने पैगाम दिया है वेस्टर्न ममालिक को कि हम इकट्ठे हैं। वेस्टर्न हेमिस्फीयर से लेकर ईस्टर्न यूरोप तक हमारा बॉन्ड बहुत मजबूत है। आप हमें जहां से भी अटैक करोगे हम मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर आपका मुकाबला करेंगे, चाहे साउथ चाइना सी हो चाहे यूरोप हो, हम इकट्ठे हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि किस तरह रूस का साथ दे रहा है नॉर्थ कोरिया मिलिटरीली, और चाइना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रूस की मदद कर रहा है। और इसमें बड़े जबरदस्त मनाजिर देखे पूरी दुनिया ने पुतिन और नॉर्थ कोरियन लीडर के दरमियान गर्म जोशी के। किम जोंग यून इस बड़े मौके पर अपनी बेटी को भी हमरा लाए थे और बहुत से एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये उनकी जाननशीन होगी और पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि मेरी फैमिली डायनेस्टी कंटिन्यू रहेगी और इसी तरह हमारी फैमिली नॉर्थ कोरिया पर हुक्मरानी करती रहेगी। और इसी के साथ ये नॉर्थ कोरिया के लिए एक बहुत बड़ा मौका साबित हुआ है कि पूरी दुनिया के सामने उन्होंने अपने आप को डिस्प्ले किया है। एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर की एक ग्रेट सेरेमनी के दौरान वो मौजूद थे और इस तरह उन्होंने वेस्ट को भी पैगाम दिया है कि तुम्हारी सैंक्शंस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इस मौके पर सिर्फ ये अकेले नहीं हैं जो सैंक्शन ज़्यादा हैं, यहाँ पर ऑब्वियसली पुतिन भी मौजूद थे और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन भी, और वो भी वेस्टर्न सैंक्शंस का सामना कर रहे हैं। यानी एक एंटी वेस्टर्न ग्रुप हमें नज़र आया है इस मौके पर और उन्होंने पैगाम दिया है कि हम सब इकट्ठे हैं। और इंटरेस्टिंगली इसमें पाकिस्तान भी पेश था। और यहाँ पर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के हवाले से भी बहुत से वेस्टर्न एनालिस्ट हैरान है कि ये एक कैसा कंट्री है जिसका आर्मी चीफ US प्रेसिडेंट से भी मिल रहा है और चाइना के इस ग्रेट डिस्प्ले ऑफ पावर में भी शरीक है। और इसलिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने शिरकत नहीं की। वैसे तो नरेंद्र मोदी ने SCO में बड़ी बढ़ चढ़कर शिरकत की थी, लेकिन इस मिलिट्री परेड में शिरकत क्यों नहीं की? क्योंकि वो ये पैगाम नहीं देना चाहते थे कि मैं इस ग्रुपिंग का हिस्सा बन चुका हूँ। उन्होंने अभी भी वेस्टर्न दोस्तों को ये पैगाम दिया है कि हम आपके भी साथी हैं और हम ईद से भी बनाकर रखना चाहते हैं।
लेकिन हम उनके किसी मिलिट्री डिस्प्ले में शामिल नहीं होंगे, उसका पार्ट नहीं बनेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि इसमें शिरकत करे और आगे बढ़कर शिरकत करे। वैसे तो शहबाज शरीफ इस इवेंट की एंट्रेंस के दौरान आगे थे, लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने ज्यादा फोकस नॉर्थ कोरिया, चाइना और रूस के अलायंस पर किया है। और साथ ही CNN ने आसिम मुनीर साहब के बारे में भी लिखा है कि उनका इस मौके पर चाइना में मौजूद होना उनके इन्फ्लुएंस को जाहिर करता है। बैक वक्त वो अमेरिका और चाइना से जबरदस्त ताल्लुकात को साथ लेकर चल रहे हैं। CNN के मुताबिक ये शायद वो वाहिद मिलिट्री चीफ हैं जो कि SCO के मौके पर चाइना में मौजूद थे और चाइनीज प्रेसिडेंट से मुलाकात की है अपने प्राइम मिनिस्टर के हमरा। सरप्राइज विजिट बाय पाकिस्तान आर्मी चीफ अंडरस्कोर्स हिज क्लाउड ऑन द ग्लोबल स्टेज एंड पावर एट होम, यानी ग्लोबल स्टेज पर उनकी प्रेजेंस उनके क्लाउड को शो करती है और डोमेस्टिकली उनकी पावर को जाहिर करती है। इंटरेस्टिंगली किम जोंग यून नॉर्थ कोरिया के वो पहले लीडर हैं जिन्होंने 60 सालों में चाइना की मिलिट्री परेड को ज्वाइन किया है। वैसे तो इनके बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, लेकिन पास्ट में चाइना ने भी इनको बुलाना गवारा नहीं समझा। बल्कि 2015 की बात करें तो चाइना ने साउथ कोरिया के लीडर को इन्वाइट किया था। अब 10 साल बाद देखें पूरी दुनिया किस तरह चेंज हो चुकी है। साउथ कोरिया जिसकी अमेरिका और जापान वगैरह से ज़्यादा दोस्ती है और नॉर्थ कोरिया ज़्यादा चाइना और रूस के करीब है, लेकिन इसके बावजूद साउथ कोरिया चाइना से भी रिलेशंस कायम रखता है। लेकिन 10 साल बाद हम देख रहे हैं ये जो जंगें शुरू हुई हैं इन्होंने बहुत सी अलाइनमेंट्स को जाहिर कर दिया है। और अब बहुत स्ट्रेंज लगेगा कि साउथ कोरियन प्रेसिडेंट जो कि ज़्यादा अमेरिका के करीब हैं वो चाइना में मौजूद हों। इसलिए चाइना में अब कौन मौजूद है? नॉर्थ कोरिया के लीडर्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल्स वैसे ही अमेरिका को बड़ा तंग करते हैं, लेकिन इस बार जो चाइना ने डिस्प्ले कर दी अपने वेपन्स का, जो हम अभी देखेंगे, उससे वेस्टर्न एनालिस्ट की नींदें हराम हो चुकी हैं। शी जिनपिंग ने इस मिलिट्री परेड के दौरान एक ज़बरदस्त एंट्री मारी माओ के ग्रे सूट में। माओ ज़ेतुंग जो इनके लीडर समझे जाते हैं, उनके ग्रे सूट में इन्होंने एंट्री मारी अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को शो करते हुए। 50,000 से ज़ायद लोग जिन्होंने इसमें शिरकत की। इसके अलावा चाइना के तकरीबन 10,000 ट्रूप्स ने इस परेड में शिरकत की है। शी जिनपिंग का कहना था कि चाइना अब अनस्टॉपेबल है, हमारी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता और हम एक ऐसी मिलिट्री पावर बन चुके हैं जिसने अपना दिफा नाकाबिले तस्खीर बना लिया है, हमें अब कोई नहीं चैलेंज कर सकता। शी जिनपिंग ने यहाँ पर अमेरिका को भी पैगाम दिया कि बुलिंग और हेजिमोनिज्म के दौर अब गुजर चुके हैं, अब चाइना के राइज का वक्त है। वो दौर गया जब हमें दबाया जाता था, हमें डराया जाता था और हम पर हमले किए जाते थे। उनका इशारा वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ था और कुछ रीसेंट अमेरिकन बिहेवियर्स की तरफ। उस वक्त इनकी जापान से एक ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी, लेकिन जापान को भी उस वक्त अमेरिका ने तबाह बर्बाद कर दिया था। लेकिन चाइनीज़ भी वहाँ पर बड़ी कमिटमेंट से लड़े थे और चाइना के लिए वर्ल्ड वॉर 2 का इख्तिताम एक हिस्टोरिक इवेंट है जिसमें नए चाइना की बुनियाद रखी गई थी। लेकिन ताइवान ने थोड़ी सी तनकीद की है चाइना पर इस इवेंट के हवाले से और इनके नैरेटिव के हवाले से। ताइवान के मुताबिक उसमें ज़्यादातर लोग हमारी पार्टी के थे। जो CPC है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, उसने उस तरह हिस्सा नहीं लिया था जंग में। और इस वीडियो में हमने ताइवान का उस वक़्त का सारा किस्सा बयान किया था कि किस तरह जो CPC की राइवल पार्टी थी उन्होंने ताइवान में जाकर पनाह ली थी और उसके बाद चाइना का कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था। पूरी दुनिया पहले इस मेनलैंड चाइना को तस्लीम ही नहीं करती थी और ये पाकिस्तान था, पाकिस्तान की एफर्ट्स थी। पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना को मिलाया 1970s में, तब जाकर अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड ने चाइना को तस्लीम किया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। उससे पहले ताइवान को चाइना कंसीडर किया जाता था। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी थोड़ा सा ऑफेंड हुए हैं। उनके मुताबिक शी जिनपिंग को हमारी कुर्बानियाँ भी याद रखनी चाहिए कि जिस तरह हमने नाजी फोर्सेस को शिकस्त दी, इसमें वेस्टर्न एलाइज और हमारा भी किरदार था। उस वक़्त के हिस्टोरिकल पैटर्न्स बड़े अजीबोगरीब थे। ये जो अलाइड फोर्सेस थी जिसमें फ्रांस, UK और बाद में इन्होंने अमेरिका से मदद मांगी, इन सब ने मिलकर नाजी जर्मनी को शिकस्त दी और इसमें रूस ने भी एक अहम किरदार अदा किया था। बल्कि कारी ज़रब असल में रूस ने ही लगाई थी, सोवियत यूनियन ने। और ईस्टर्न साइड पर इस ब्लॉक को जापान तंग कर रहा था बहुत ज़्यादा। जापान ना सिर्फ अमेरिका पर हमले कर रहा था बल्कि चाइना को भी तंग कर रहा था। चाइना के साथ भी उनकी ज़बरदस्त जंग जारी थी। अमेरिका ने जब एटम बॉम्ब गिराया जापान पर, तब एक डिसाइसिव आउटकम नज़र आया हमें जंग का। जापान तबाह हो गया, चाइना को भी सुख का सांस आया। उधर जर्मनी की फोर्सेस की भी इन्होंने कंप्लीट बैंड बजा दी और इस तरह इन सब ने मिलकर एक जश्न मनाया था, रूस, अमेरिका और UK ने। क्योंकि हिटलर फ्रांस तक पहुंच चुका था और नेक्स्ट निशाना उसका UK था।
और यूके ने फिर अपने बिग ब्रदर अमेरिका बहादुर को बुला लिया, जिसने आकर डिसाइसिव रोल अदा किया। और पर्ल हार्बर का जो अटैक था जापानीज की तरफ से अमेरिकन फोर्सेस पर, उसने अमेरिका को ट्रिगर किया कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ और ब्रूटल तरीके से इन्वॉल्व हुआ। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने इनको याद दिलाया कि हमारा किरदार किसी को भूलना नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा कि इन तीनों लीडर्स को मैं बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ, ये हमारे खिलाफ जो प्लान बना रहे हैं बनाते रहें। जिसका बाद में पुतिन ने जवाब दिया कि हमने आपके बारे में कोई बात ही नहीं की। शी जिनपिंग ने अपने खिताब में कहा कि वॉर लेसन्स अभी भी रेलिवेंट हैं और अभी भी इंसानियत को होस्टाइल फोर्सेस से शदीद खतरा है। उन्होंने कहा कि ये हमारे पर है कि हम मिल बैठकर डायलॉग करें और एक विन विन आउटकम निकालें, या फिर कन्फ्रंटेशन में चले जाएं और एक बार फिर जंग की कैफियत में दाखिल हो जाएं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से चाइना का स्टैंस क्लियर है, पूरे चाइना के लोग पीस की साइड पर खड़े हैं और हम मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो कि पीस के लिए काम करे और ह्यूमैनिटी के शेयर्ड फ्यूचर को डिफाइन करे। अब बात करते हैं ज़रा उन वेपन सिस्टम की जो चाइना ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जो पूरी दुनिया को दिखाए हैं, जिससे हर तरफ एक रौला मच गया है। चाइना ने यहाँ पर अपने नए डाइवर्स रेंज ऑफ वेपन सिस्टम मुतारिफ करवाए हैं, जिनमें लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स शामिल हैं। चाइना ने यहाँ पर कन्वेंशनल मिलिट्री और एडवांस टेक्नोलॉजी का इम्तजाज मुतारिफ करवाया है, जिसमें एयर डिफेंस लेजर्स हैं, स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं, ICBMs, अंडर सी ड्रोन्स और रोबोटिक डॉग्स, जो कि शो करती है चाइना की रिसर्च एंड डेवलपमेंट मॉडर्न वॉरफेयर कैपेबिलिटीज में। चाइना ने यहाँ पर स्पेसिफिकली शो की अपनी ड्रोन और AI की पावर, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर को डिफाइन कर रही हैं, जो हम रशिया यूक्रेन जंग में भी देख रहे हैं, जो हमने पाकिस्तान और भारत की जंग में भी देखा है, और ईरान और इजराइल की जंग में भी, कि ड्रोन्स का इस्तेमाल कितना बढ़ चुका है, और स्पेशली AI ड्रोन्स का, जो बेहतर तरीके से अपने टारगेट को अटैक करते हैं और मिनिमम कोलैटरल डैमेज करते हैं और पिन पॉइंट टारगेटिंग करते हैं। एक चीज जो कि स्पेशल लोगों की तवज्जो का मरकज बनी, वो था चाइना का एक जायंट सबमरीन ड्रोन AJX 002, जिसकी लेंथ 20 मीटर तक है, जो समंदर में दुश्मन को टारगेट कर सकता है। इसके अलावा चाइना ने स्टेल्थ अटैक ड्रोन्स भी मुतारिफ करवाए हैं। स्टेल्थ अटैक ड्रोन्स को चाइना ने लॉयल विंगमैन का नाम दिया है, यानी ये पूरी फ्लीट के साथ राइट और लेफ्ट में एक सपोर्टिंग फैक्टर का किरदार अदा कर सकते हैं जंग में। ये फाइटर जेट्स की फ्लीट में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं उनके साथ साथ उठते हुए। इसके अलावा चाइना ने अपने लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी मुतारिफ करवाए हैं, जो कि साउथ चाइना सी में US नेवी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, जो कि US के नेवल एडवांटेज को काउंटर कर सकते हैं। और चाइना ने अपनी रॉकेट फोर्स के तहत कई एडवांस मिसाइल्स भी डिस्प्ले किए हैं इस परेड के दौरान, जो एक्सपर्ट्स के मुताबिक US की नेवल कैपेबिलिटीज के लिए एक सीरियस चैलेंज साबित हो सकते हैं। US नेवी इस वक्त दुनिया की ताकतवर तरीन नेवल फोर्स है, जो कि पूरी दुनिया के समंदरों में फैली हुई है, और साउथ चाइना सी में भी वो चाइना को तंग करते हैं कि आपका एरिया इतना है, आप इस एरिया से आगे मत जाओ। जबकि चाइना का ये स्टैंस होता है कि मेरे इलाके में, मेरे पानियों के अंदर तुम मुझे ही डिक्टेट करने आ गए हो, यहाँ से निकल जाओ। तो ये बड़े बड़े पैगाम दे रहा है US नेवी को चाइना कि मेरे इलाके में अगर हेर फेर की तो मेरे पास ये सिस्टम्स मौजूद हैं। और US ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया से बहुत ज़्यादा थ्रेटन फील करता है इस रीजन में, उनके पास भी मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। और अब चाइना ने भी अपनी रॉकेट फोर्स दिखा दी है। चाइना का पहले तो सबको पता था कि चाइना के पास भी हैं, लेकिन इस बार जो जो चीज़ें इसने डिस्प्ले की हैं वो काफ़ी डेंजरस हैं और एक जॉइंट चैलेंज क्रिएट करते हैं ये तीनों मुल्क, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, जिनकी अगर कंबाइंड पोजीशन की बात करें तो दुनिया के एक बड़े हिस्से पर ये तीनों ममालिक मुहित हैं और 2 डिफरेंट रीजन्स के अंदर। चाइनीज़ एयरफोर्स ने भी यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स का एक बहुत बड़ा डिस्प्ले पेश किया और एक मौके पर उन्होंने बैनर्स शो किए जिसमें लिखा हुआ था कि जस्टिस विल प्रिवेल, पीस विल प्रिवेल, द पीपल विल विन। बेसिकली शी जिनपिंग पूरी दुनिया को यही पैगाम देना चाह रहे हैं कि हम अमन के एजेंट्स हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पर वॉर मुसल्लत की गई तो फिर हम बहुत ख़तरनाक जवाब देंगे। हम पीस के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम अपनी मिलिट्री पर भी काम कर रहे हैं। इस वक्त मिलिट्री बजट की बात करें तो US का मिलिट्री बजट सबसे ज़्यादा है, जो कि $1 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुका है। $980 बिलियन का इनका मिलिट्री बजट है और चाइना का इससे 3 गुना कम है।
3 गुना कम है मिलिट्री बजट, जो कि 330 बिलियन डॉलर्स के करीब है। पाकिस्तान का मिलिट्री बजट 10 बिलियन डॉलर्स के करीब है। भारत का 80 बिलियन डॉलर्स के करीब है। इसके अलावा रशिया का डिफेंस बजट बहुत बड़ा है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना यहाँ पर अपने आप को एक बहुत बड़ा ग्लोबल आर्म एक्सपोर्टर बनाकर पेश कर रहा है। क्या मैं भी दुनिया का टॉप आर्म्स मैन्युफैक्चरर बन रहा हूँ? पहले ज़्यादा नाम आता था अमेरिका का, जर्मनी का या रूस का। जर्मनी तो काफ़ी पीछे रह गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। उसके बाद रूस और अमेरिका ने ही अपनी ज़्यादा सुपीरियॉरिटी दिखाई है इस पूरी डोमेन में। और इस सदी के आगाज़ से हम देख रहे हैं कि चाइना एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर इमर्ज हो रहा है और बहुत सी दुनिया अब चाइना से मिलिट्री इक्विपमेंट ले रही है, जिसमें पाकिस्तान, वियतनाम, बहुत से अफ्रीकी ममालिक, बहुत से एशियाई ममालिक हैं जो चाइना से अपनी मिलिट्री ज़रूरियात पूरी करते हैं। और यहाँ पर शी जिनपिंग पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि उनकी लीडरशिप में चाइना एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन चुका है, एक फॉर्मिडेबल फोर्स जिसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, जिसकी मिलिट्री अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी में बेहतरी ला रही है दिन ब दिन और पूरी दुनिया को ये पैगाम देने की कोशिश कर रहा है कि जो यूएस लेड ऑर्डर है वो फेल हो चुका है। अब आप हमारे बैनर तले आएँ, BRI को ज्वाइन करें, ब्रिक्स को ज्वाइन करें और एक शेयर्ड विजन के तहत ह्यूमैनिटी को आगे लेकर चलें, पीस और कनेक्टिविटी को परसू करें और बार बार एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की वो बात करते हैं इन ममालिक के दरमियान और अपने आप को यूएस के मुकाबले में एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर पेश करते हैं कि आपको इकोनॉमिक हेल्प चाहिए आप हमसे लें, आपको मिलिट्री हेल्प चाहिए आप हमसे लें, ट्रेड आपने करनी है आप हमसे करें। और इन बहुत सी फील्ड्स में चाइना ऑलरेडी अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। और यहाँ पर यह भी पैगाम दिया जा रहा है कि रूस, जो कि यूरोप के करीब है, यानी यूरोप का ही हिस्सा है, उस रीजन में भी हमारा एक पक्का दोस्त है और रूस और चाइना की दोस्ती को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। हम मिलकर वेस्टर्न चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे एक यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर। अगर अमेरिका फ्यूचर में इस ग्रुप को चैलेंज करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका को भी मल्टीपल थिएटर्स की जानिब से जवाब मिल सकता है एट द सेम टाइम। यानी एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी जिसमें लाइक माइंडेड और रीजनल कंट्रीज ने शिरकत की, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। और मोदी ने क्यों शिरकत नहीं की? जैसे मैंने पहले कहा कि उनको डर था कि वो एलियनेट ना कर दें यूएस और वेस्टर्न दोस्तों को, और मोदी ये पैगाम नहीं देना चाहते थे कि मैंने ये कैंप ज्वाइन कर लिया है। और इससे चाइना ने एक ये भी पैगाम देने की कोशिश की है कि SCO नेटो का मुतबादिल हो सकता है फ्यूचर में, जिसमें सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के ममालिक शामिल हैं। यानी एक बहुत बड़ा इलाका जिसकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा रकबा है और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। और चाइना इन सब को लीड कर रहा है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के जरिए, BRI, ब्रिक्स और SCO। और चाइना ने यह भी पैगाम दे दिया है कि वो अब पीछे नहीं हटेंगे और चाइना की तरक्की को अब कोई नहीं रोक सकता और हम सब एक हैं। इसमें शरीक बहुत से ममालिक जो कि यूएस के भी दोस्त हैं, पॉसिबली उन्होंने यूएस को नाराज़ भी कर दिया हो, और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और पाकिस्तान तो दोनों तरफ आजकल बड़ा ज़बरदस्त तरीके से खेल रहा है। भारत इसमें फेल हो चुका है और भारत ने वैसे भी इसमें शिरकत इसलिए नहीं करनी थी कि 3 माह पहले तो वो राग लाप रहे थे कि पाकिस्तान सारा चाइनीज़ इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है, तो उसी चाइनीज़ इक्विपमेंट को प्रेस करने पहुंचे होते मोदी। ये उनके लिए वैसे भी लॉजिकल नहीं था। पाकिस्तान ने बहरहाल एक छक्का मारा है रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से, अपने रीजनल दोस्तों के साथ खड़ा हुआ है और एक पैगाम दिया है पूरी दुनिया को। मतलब पाकिस्तान पीछे नहीं हटा। यहाँ पर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगली लाइनों में मौजूद था चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ। और इससे पहले हमने देखा था कि शहबाज शरीफ की पुतिन से बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई थी और पुतिन ने पाकिस्तान को एक ट्रेडिशनल पार्टनर करार दिया है और उन्होंने कहा है कि एक अहम दोस्ती है हमारी इस पूरे रीजन में पाकिस्तान के साथ और हम अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें ट्रेड और इकॉनमी है और ओवरऑल बायलैटरल रिलेशंस में बेहतरी चाहते हैं। और बड़े ज़बरदस्त माहौल में दोनों लीडर्स की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया, पुतिन ने भी बड़ा गौर से उनकी बात सुनी और उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया पाकिस्तान के बारे में और एग्री किया कि बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा और जो रुकावटें हैं उनको दूर किया जाएगा। तो अब हमें ये क्लियरली नज़र आ रहा है एशियन कनेक्टिविटी, और इसमें किसी हद तक अब भारत भी इंटीग्रेट होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि उसको ट्रम्प की तरफ से एक शटअप कॉल मिली है। लेकिन बहरहाल भारत का थोड़ा सा टिल्ट होना अपने रीजन की तरफ ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ एक अहम इकदाम है। इस बार चाइना ने SCO में बड़े बड़े छक्के मारे हैं और बहुत इम्पैक्टफुल रही है, जिसमें पाकिस्तान ने अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज किया है और आर्मेनिया से भी ताल्लुकात बहाल किए हैं, रशिया और चाइना से बायलैटरल टॉक्स किए हैं और बहुत से ग्लोबल लीडर्स से इंगेजमेंट। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या इस बार SCO अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने में कामयाब हो गई है?
क्या इस बार SCO ने वेस्ट के सामने एक सीरियस चैलेंज खड़ा कर दिया है इस तरह इकट्ठे होकर, या आपके ख्याल में SCO अभी भी इतनी इफेक्टिव नहीं है? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।